सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। आकांक्षा, और साथ ही साथ बधाई भी तो दें हम अपनी सखियों को। बिल्कुल, सभी सखियों को, श्रोताओं को ईद उल अजहा की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत सारी बधाइयाँ। और ये बताइए आज पिटारे में क्या है? भाई आज तो पिटारे में बहुत कुछ है। आज तो हम नेत्री जो धारावाहिक हम सुन रहे हैं उसका चौथा भाग सुनेंगे, और इसके अलावा हम सुनेंगे कुछ और बातें भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आज होगी, क्योंकि आज वो दिन है। और इसमें हम किसकी बात करेंगे ये हम अभी नहीं बताएंगे। यानी कि सस्पेंस है, लेकिन अभी हम शुरू ही करने वाले हैं उस बारे में भी बात। और साथ ही साथ हम गीत और संगीत का भी आनंद लेंगे, ये तो सबसे जरूरी बात है ना। और एक बात तो ये भी है ना आकांक्षा, कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने अभी तुमसे पूछा था ना कि कुछ कहना चाहती हो क्या, और तुम्हें याद आया, तुमने कहा कि हाँ कहना तो चाहते थे, लेकिन कहें कि ना कहें समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी था जो मेरे मन में ही रह गया कि कहें तो कैसे कहें। तो बस ऐसी मुश्किल बात करने की। तो लगता है आप मेरी समस्या का आज निवारण करने वाली हैं, है ना? तुम्हारी समस्या नहीं, बल्कि हम सभी की समस्या होती है। कभी ना कभी बात करने में मुश्किल तो ऐसे आ ही जाती है, और उस वक्त क्या क्या होता है इस बारे में हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारी सखियां हैं, वो भी हमसे अपने विचार साझा करेंगे और हम भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। तो आज क्या हम कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आखिरी शब के हमसफर, जो कुर्तुलन हैदर द्वारा लिखी गई है, और जिसे 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस उपन्यास की बात करेंगे। तो कुर्तुलन हैदर ने इस उपन्यास को लिखा था, और ये तुम बता ही चुकी हो कि इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1998 में नवाजा गया था। आखिरी शब के हम सफर का हिंदी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम है निशांत के सहयात्री। और कुर्तुलन हैदर, जिन्हें सब एनी आपा कहकर पुकारते थे और आज भी इसी नाम से याद करते हैं, उनकी रचनाओं में एक जो खास समय होता है उसकी बात रहती है, वो उसका जिक्र रहता है, और इतिहास सा दर्ज रहता है। मतलब आप बिल्कुल बाकायदा उस समय का जो सामाजिक परिवेश है, उस समय लोगों की जो भावनाएं हैं, उन सभी की बातों पर आपकी नजर पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ इस उपन्यास में भी है, सामाजिक चेतना भी है उस दौर की। बिल्कुल। निशांत के सहयात्री ये जो उपन्यास है, यानी जो उर्दू में आखिरी शब के हमसफर नाम से है, ये उर्दू साहित्य में इसे क्लासिकल का दर्जा हासिल है, और एक खास वक्त का इसमें एहसास और सामाजिक चेतना जो पूरे कथानक में बनी रहती है। ये जो कहानी है इस उपन्यास की, ये सन 1939 से सन 1972 के बीच के एक ऐसे घटनाक्रम पर आधारित है जिससे 5 परिवार जुड़े हैं। ये सभी अलग धर्म, जाति और परिवेश में जीते हैं। इसमें 4 भारतीय परिवारों के साथ एक अंग्रेज परिवार भी होता है, जो उस दौर के ये जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसके बीच सामंजस्य बिठाते हुए अपना जीवन यापन किस तरह करता है ये दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये जो परिवर्तन है जो आजादी और उसके बाद आता है, उससे उनका पूरा जीवन किस तरह प्रभावित होता है, इस सब का बहुत खूबसूरत ढंग से इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। उपन्यास में चंद्रकुंज का जिक्र है। चंद्रकुंज जो है ये एक पुराने ढंग की सफेद कोठी है, जहाँ पर दीपाली अपने पिता और बुआ और भाइयों के साथ रहती है। आपने जिक्र कर ही दिया है, तो क्यों ना इस उपन्यास का एक छोटा सा अंश पढ़ लिया जाए। बिल्कुल, नहीं कि और पूछ। तो ये कुछ इस तरह है। दीपाली दम साधे किवाड़ के पीछे खड़ी रही, और चंद मिनट बाद पंजों के बल चलती भवतारिणी देवी के कमरे में आ गई, जो शीतल पाटी पर आलथी पालथी बैठकर लोबान सुलगाने के बाद आंखें बंद करके
सांसारिक चिंताओं से बेखबर हो चुकी थी। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। दीपाली ने कुछ पलों की हिचकिचाहट के बाद आगे बढ़कर चाबियों का मोटा गुच्छा पीठ पर पड़े पल्लू से खोला और बाहर आ गई। तुलसी के पीछे से लालटेन निकालकर गोदाम तक पहुंची और डरते डरते ताला खोला। आगे क्या हुआ राजुल जी? अंदर जाकर लालटेन एक टूटी हुई कुर्सी पर रख दी और चारों तरफ देखा। गोदाम में बड़ी घुटन और सीलन थी। आंगन के तरफ वाली तालाबंद खिड़की के शीशों पर अमृत बाजार पत्रिका के पीले कागज चिपके हुए थे। और क्या था वहां पर? विभिन्न प्रकार के फालतू सामान के अलावा कोठरी में एक बहुत बड़ा लकड़ी की संदूक जो थी ईंटों के ऊपर रखा हुआ था, एक लकड़ी का संदूक। और इस संदूक में बनारसी और बालूचर बूटेदार साड़ियां और दूसरा कीमती सामान ताले में बंद रखा था। हर साल जाड़ों में भवतारिणी देवी संदूक खोलकर बेहद सलीके से बालूचर साड़ियां बाहर निकालती और आंगन में चारपाइयों पर फैलाकर उन्हें धूप में सुखाती। उसके बाद बालूचर साड़ियां फिर नीम के पत्तों की तह देकर उसी तरह संभाल कर संदूक में वापस रख दी जाती। अब दीपाली ने क्या किया? दीपाली ने सांस रोककर संदूक का ताला खोला, उसके कपड़ों पर बिछी कश्मीरी शॉल हटाकर नीचे से साड़ियां निकाली और उसको जल्दी जल्दी फर्श पर रख दी गई। बनारसी और जामदानी की साड़ियां एक तरफ करके उसने बालूचर बूटेदार जामदानी की साड़ियां अलग की, जो तादाद में 3 थीं। बाहर की आवाज पर कान लगाते हुए उसने लालटेन की लौ ऊंची करके साड़ियों पर हाथ फेरा। साड़ियां बेहद पुरानी होने के बावजूद नई मालूम हो रही थीं, जैसे अभी अभी नवाबी के मुर्शिदाबाद के करघों से उतरी हों। मौके की नजाकत के बावजूद वह इनके आंचलों पर बने बेलबूटे देखने में खो गई। कासनी, नारंगी, फिरोजी साड़ी सबसे महंगी थी। उसके आंचल पर एक लाइन में मुर्शिदाबाद के नवाब हुक्का पी रहे थे। नारंगी साड़ी के पल्लू पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज नाव पर बैठे थे। फिरोजी साड़ी के आंचल पर मुगल बेगमें हाथी के हौदे पर बैठी गुलाब के फूल सूंघ रही थीं। फक्त रेशम के इस ताने बाने में उलझकर वक्त ठहर चुका था। क्या बात है! और ऐसा लग रहा है कि काश वक्त यूं ही ठहर जाए और ये जो कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी हैं क्यों ना पूरी पढ़ ली जाए। यही तो खास बात है कुरुतुल एन हैदर की भाषा और उनकी शैली की, कि वो अंत तक बांधे रखता है। उनका रचनात्मक संसार बहुत बड़ा है। कहानी, रिपोर्टाज, अनुवाद, जीवनी और उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। 20 जनवरी सन 1926 में अलीगढ़ में जन्मी कुरुतुल एन हैदर ने बहुत ही छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली कहानी थी बीच चूहिया। बहुत कम उम्र में ही उनका पहला कहानी संग्रह शीशे का घर प्रकाशित हुआ। और उनके उपन्यासों में आखिरी शब के हमसफर के अलावा आग का दरिया, सफीने गमे दिल, गर्दिशें, रंगे चमन, मेरे भी सनम खाने और चांदनी बेगम शामिल हैं। सितारों से आगे, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, ये उनके कहानी संग्रह हैं। अब जीवनी उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं, जिसमें कार्य जहां दराज है, 4 नॉवेलेट, दिलरुबा, चाय के बाग और अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो जैसे उपन्यास हैं। कोहे दमावंद, छूटे असी तो बदला हुआ जमाना था और ऐसे ही कई रिपोर्टाज हैं जो उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा अंग्रेजी उपन्यास पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और नाटक मर्डर इन द कैथेड्रल का अनुवाद भी उन्होंने किया है। अनुवाद का काफी काम उन्होंने किया है। सन 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्हें पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 21 अगस्त 2017 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कुरुतुल एन हैदर यानी एनी आपा के लिखी हुई जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं या उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, उनके जरिए वो हमारे जहन में हमेशा महकती रहेंगी उनकी लेखनी की खुशबू। एक नारी ममता, त्याग, प्रेम की देवी होती है, लेकिन महिलाओं को हर युग में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसे कुरीतियों का शिकार होना पड़ा है।
जिसके लिए वो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर रही है। इन्हीं सभी सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है गोमती साई जी, जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने के पहले उनकी जीवन के अब तक के सफर की एक छोटी सी झलक। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का असीम भंडार है। इन्हीं जंगलों के बीच बसा है जशपुर जिला। जशपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कोकिया खार, जहां 25 मई 1978 को गोमती साई का जन्म हुआ। पिता का नाम शुभ सरन सिंह और मां बसंती बाई। गोमती साई ने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जशपुर से की। गोमती साई की शादी कम उम्र में ही निरंजन साई से 28 मई 1991 को हुई थी। गोमती साई के पति एक समाज सेवक हैं। एक दूसरे को एक मानते हैं। वो घर में रहती भी है, फिर भी पत्नी पत्नी होती है और उसके हर कार्यक्रम में वो बाहर भी रहती है। मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कहाँ हो, तुम क्या कर रही, तो इसको क्यों नहीं की, ये क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ। रिलैक्स रहती हैं, इस वजह से वो पूरा कर ले रही हैं। गोमती साई ने अपनी राजनीति की शुरुआत 2015 में की, जब उन्हें जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया। 2015 से 2019 तक वो इस पद पर रही। मई 2019 में 17वीं लोकसभा में रायगढ़ से सांसद बनकर आईं। निश्चित तौर पे गोमती साई जी के सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के बीच में एक आत्मविश्वास बढ़ा है। 13 सितंबर 2019 को उन्हें उद्योग संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। गोमती साई ने जिले में जनजातीय कल्याण के लिए काम किया, खासकर सुविधा विहीन बच्चों के लिए। हमारा यह जो गांव है मुंडाडी, यह वैसे प्रसिद्ध तो था, यहाँ पहले से बहुत सारे नेता रह चुके हैं, किंतु महिला नेता इतने ऊंचे पद पर नहीं गए थे और ये पहली महिला है हमारे जशपुर जिले के लिए कहूँगी, जो कि सांसद महिला बनी और इससे गांव की महिलाओं को, हमारे पूरे जशपुर जिले को बहुत प्रेरणा मिला। गोमती साई एक सामान्य घर से आती हैं, लेकिन ऐसे परिवार से जिसका समाज सेवा में बड़ा योगदान रहा है। शादी के बाद भी अपने खेतों में काम करना, घर को संभालना सब किया। आज सांसद बनने के बाद भी गोमती साई अपने खेतों में कभी कभी काम करते देखी जा सकती है। और अब भी कई अनसुनी अनकही बातें हैं जो दुनिया को बताने की आवश्यकता भी है, और मैं मानती हूँ कि क्योंकि ये उनका पहला स्टूडियो इंटरव्यू है, बहुत ही दिलचस्प रहेगा। नमस्कार गोमती जी। आप सबको मेरा नमस्कार। तो ये आपका सबसे पहला स्टूडियो इंटरव्यू है, कैसा लग रहा है आपको? मैडम, मेरा एक्चुअली में साइना जी मेरा पहला इंटरव्यू है स्टूडियो में, पर सोची तो नहीं थी ऐसा पहले, पर आज आश्चर्य हो रहा है और बड़ा खुशी भी हो रही है कि मेरा ये पहला इंटरव्यू है। एक तरफ से ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला जो जिला परिषद में रह चुकी है, जिनके परिवार के इतने लोग सरपंच भी रह चुके हैं, और आप एकमात्र महिला है जो सांसद तक पहुंची है, तो आपके परिवार का समर्थन रहा, क्या रहा ये सफर, इसके बारे में आप बताएं। साइना जी, मैं एकदम ग्रामीण इलाके से आती हूँ और जहाँ मैं पैदा हुई एकदम ग्रामीण इलाका है और एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से मैं पैदा हुई। और पहले तो ऐसा लगता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन बड़ा कठिन समय था गांव का जिंदगी जीना और एक मध्य वर्ग परिवार से आना, और एक तो बेटियां होना
वो भी बहुत बड़ा मुश्किल था जी। लेकिन ग्रामीण में अपना प्राइमरी स्कूल वहीं से शिक्षा ली अपने ही ग्राम में। उसके बाद उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे तब उस गांव में मिडिल स्कूल नहीं था। अच्छा। एक गांव से दूसरे गांव जाने का होता था और लगभग उस गांव से हम लोग 20-25 लड़कियां जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, जो पास में 4-5 किलोमीटर के अंदर पड़ता था। कैसे जाते थे आप? पैदल चल के जाते थे मैडम। उन दिनों साइकिल भी नहीं? उन दिनों तो साइकिल बड़ा मुश्किल से देखने के लिए गांव में मिलता था। अच्छा। पर हम लोग ऐसे ही मतलब रात का बनाए हुआ खाना को बचा रहता था, सुबेरे खा के जाते थे स्कूल। हाँ, पढ़ने के लिए वो भी पैदल जाते थे और खूब लंबी कतार था लड़कियों का। तब हम लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव स्कूल पढ़ने के लिए। और गांव की जिंदगी तो मतलब एकदम साधारण सा, एकदम आम सा, और गरीबों के बीच ऐसे भी हम लोग तो साधारण परिवार से ही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। और वो जिंदगी तो स्वर्ग ही था, भले ही गाँव था पर स्वर्ग था, पर मेहनत भी उतना ही था। सुना है कि आपका घर तो जंगल में है और वहाँ 25 बंदर है और कभी कभार हाथी भी आते हैं और हाथी की समस्या बहुत बड़ी है वहाँ पर। मैडम देखिए, जंगल के बीच में है अपना घर और जंगल के अंदर में है, हाथी भी आते हैं वहाँ और बंदर भी आते हैं, पर कभी ऐसा नुकसान हाथी नहीं किया। पर लोगों के लिए तो डर का विषय तो है ही, काहे कि वो हाथी है और हम लोग एक आम आदमी हैं, तो इस विषय को लेकर के गंभीरता तो है, डरते हैं। फिर भी हम लोग सावधानी से बिना टार्च का घर से नहीं निकलते हैं और बिना लाइट का बाहर जाना है तो थोड़ा लाइट अपना जला लें। इस तरह का कठिन समस्या है गांव में जिंदगी जीने के लिए, पर सावधानी बरतते हुए अपना जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं। गोमती जी, शुरुआत होता है एक सरपंच के परिवार में, जहां आप जिला में सदस्य हैं और फिर डायरेक्ट पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद होने के नाते क्या आपको लगता है ये सफर जो है भाग्य का है या मेहनत का? मैडम, मैं तो इसको भाग्य से ज्यादा अपना कर्म को मानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। भाग्य को कोई नहीं देख के आता है कि भाग्य में क्या है, लेकिन अपना कर्म जो है वो वर्तमान में है, तो अपना कर्म को ज्यादा विश्वास रखती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि जब एक सरपंच है और आपके माता पिता दोनों सरपंच रह चुके हैं, क्या एक महिला सरपंच को सिर्फ एक पुरुष पीछे से चलाता है और क्या एक सांसद को अपने पति सिर्फ पीछे से चलाते हैं? साइना जी, मेरा जब शादी हुआ तो मेरा उम्र तो ज़्यादा नहीं था, पर जब मैं शादी हुई तो मेरे को उतना ज्ञान नहीं था कि शादी क्या चीज़ होता है, मायके क्या चीज़ है, कि ये कैसा रिश्ता निभाना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। लेकिन जब शादी हो गया तो स्ट्रगल बहुत था। मेरा जॉइंट फैमिली था ससुराल में, पर मायके से मैं उतना सीख के आई नहीं थी, काहे कि मैं 7वीं क्लास की परीक्षा लिख करके मेरा शादी हो गई थी। तब मैं शादी का मायने भी नहीं समझ रही थी। क्या था आपका उम्र? उस टाइम मेरा उम्र हो रही थी 16वां साल में मेरा शादी हुआ था। पर जब शादी होके आई ससुराल तो ज्वाइंट परिवार था, लगभग हम लोग के परिवार में 25 लोग रहते थे जी। और वहाँ सेटल हो पाना, और मायके का अलग था, ससुराल में अलग सीखना पड़ा। मायके एक मध्यम वर्ग परिवार था, पढ़ाई परीक्षा ली करके शादी हुई थी और वहाँ भी उतना काम सीख के नहीं आई थी। और एक उसके बाद जो नया जवाबदारी मिला ससुराल में तो बहुत ही कठिन था मेरे लिए। खाना बनाने तक नहीं आता था पर वही रख के अभी आप उनको सिखा सकते हैं कि पार्लियामेंट में बात कैसे करना है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल मैडम, मैं एकदम जमीन से आई हूँ, गरीबों के बीच से आई हूँ, इसलिए जो एक निचले छोर की व्यक्ति की जिंदगी है, हाँ। उसको बखूबी से मैं समझ करके जान करके मैं अपने खुद से जी हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से मैं समझी या देख के आई हूँ, मैं खुद से जी के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि परिवार में जब शादी हो के आई तो मेरे को सुख ही सुख मिला, ऐसा नहीं था।
ससुराल में भी खूब सारा स्ट्रगल करना पड़ा। का है कि मेरे दुनिया में लोग कहते हैं कि मेरे सास ससुर 2 ही होते हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ ये कह सकती है कि मेरे सास ससुर 4 थे। कैसे? का है कि मेरे बड़े ससुर के वाइफ 2 थे। अच्छा। और मेरे खुद की सास और मेरे ससुर थे, और मैं एकलौती बहू बन के आई थी, और वो भी बड़ी बहू बन के आई थी तब। तो आज सास ससुर सबको बहुत गर्व होता है गोमती साई के ऊपर। दुख के साथ तो मेरे को आज ये स्टूडियो में मेरे को आपके पास ये शेयर करना पड़ रहा है कि मेरे सास ससुर आज के डेट में सांसद बनने के पहले ही चले गए। ओके। और शायद आज देखते तो उनको गर्व होता कि हमारी बहू आज इस जगह पे बैठी है और लोगों के लिए लड़ रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, उनको बहुत गर्व होता। लेकिन खेत के साथ कहना पड़ रहा कि वो मेरे समक्ष नहीं है, शायद ऊपर में बैठ करके देख करके मेरे को आशीर्वाद जरूर देंगे, जरूर देंगे। और इस कहानी में एक और सवाल जरूर उठता है कि एक कंस्टिट्यूंसी जो 400 किलोमीटर बड़ा है, तो उस कंस्टिट्यूंसी में आप कैसे जाते हैं, रोज लोगों की समस्या कैसे हल करते हैं? और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे समस्या है, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो ये सब योजना के बारे में आप कैसे अपने आप को सक्षम मानते हैं कि आपने कर दिखाया है? साइना जी, मैं एक चीज अपने आप को हर विषय में जी के आई हूँ। एक तो मैं शादी से पहले पढ़ नहीं पाई थी, और ऐसा जगह में मेरा ससुराल का घर है, मेरा घर है जंगल के बीच में है, गरीबों का मोहल्ला में मैं रहती हूँ, तो मैं तो खुद जी के आई हूँ कि लोगों का एक्चुअली में समस्या क्या है। आप जानते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना, किसी का बताने का रास्ता मैं नहीं देखती हूँ, राह नहीं देखती, क्योंकि वो चीज को मेरे को बोलेगा तभी मैं करूंगी। मैं खुद जी के आई हूँ, मैं खुद जी रही हूँ, तो मेरे को पता है। इसलिए मेरे को लोगों का मांग, जो लोगों का जरूरत क्या चीज है, उसको मैं बढ़िया से जानती हूँ। काहे कि ग्रामीण इलाका से ही आती हूँ मैं, और ग्रामीण लोग का क्या समस्या है, क्या जरूरत है, उसको मैं बढ़िया से जानती हूँ। इसीलिए किसी का कहने का रास्ता मैं नहीं देखती हूँ, अपने खुद से बोलती हूँ, मैं खुद से आवाज उठाती हूँ उनके लिए कि लोगों के लिए ये जरूरत है, बिजली जरूरत है, पानी जरूरत है, शिक्षा जरूरत है। मैं खुद से बोलती हूँ कि लोग आज अशिक्षित हैं तो कितना सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर शिक्षित हो जाए तो क्षेत्र में शिक्षा ही सबसे बड़ा विकास है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और जो महिला आज आपके क्षेत्र में उनकी तरक्की हुई है, किस वजह से? शौचालय के वजह से, या प्रधानमंत्री आवास योजना के वजह से, या फिर आपको लगता है कि मुद्रा बैंकिंग के वजह से? थोड़े उदाहरण दीजिए कि ये उन्नति और प्रगति कैसे हुआ है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना मतलब युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, और गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के इतना अच्छा योजना लागू किए हैं, जो आज डायरेक्ट वो लोग लाभ ले रहे हैं, मुद्रा लोन ले रहे हैं। आज मुद्रा लोन के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित कर ले हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार 15 साल रही छत्तीसगढ़ में, और महिला लोगों को खूब सपोर्ट किए, और मतलब लघु उद्योग या फिर महिला स्व सहायता के समूह से रेडी टू यूज मतलब उद्योग, अपना लघु उद्योग, छोटा उद्योग, ये सब सारा मतलब सपोर्ट बहुत किए। आज जो छत्तीसगढ़ में महिला लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, तो काफी ये योजना को लेकर के बहुत आगे बढ़ गए हैं। गोमती जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कौन से ये 3 मुद्दे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है हर एक गांव में, जहां महिला पुरुष भी रहते हैं, लेकिन जहां बच्चे बेटी हैं? महिलाओं के लिए सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहले महिला को शिक्षित इतना कर दे, इतना स्ट्रांग बना दे, किसी का सहारे की जरूरत न पड़े। आत्मनिर्भर। जैसे मैं शुरू से, मेरा परिवार जनसंघ से ही जुड़े हुए हैं। मेरा हस्बैंड भी राजनीति पहले मेरे से वही आए, और लगभग उन्हीं के नक्शे कदम, या वो मेरे शायद शिक्षक हैं, उन्हीं को देख देख के मैं राजनीति में आई, और आज सांसद, जिला पंचायत, छोटे से पंचायत को लेकर मैं प्रतिनिधित्व की,
शायद उस टाइम भी और आज भी मेरे पति का कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना मेरा हस्बैंड कभी मेरे को मार्गदर्शन नहीं देते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तो वो दखल अंदाज नहीं कभी नहीं। वो बोलते हैं दिल्ली आते हैं? नहीं, मेरे साथ आज तक कभी नहीं आए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपना सफर खुद चलाना है, खुद चलना है इस दिशा में जी। और कभी कभार महिलाओं ने ये भी कहा है कि परिवार का बहुत दखल अंदाज होता है। जी हाँ, बल्कि लोग बाग आते हैं तो मैडम को बोल दीजिएगा ये काम कराना है, बोलते हैं कि मैडम खुद सक्षम है, आप उनसे बात कीजिए, मेरे बोलने से वो करेंगे नहीं, और आप उन्हीं से बात कीजिए। गोमती जी, क्या आप अभी भी खेती करते हैं? मैडम, मैं एक्चुअली मैं बताऊं, शादी करके आई तो मैं 2 साल घर से तो मेरे सास ससुर निकलने नहीं दिए, लेकिन जब तीसरा साल हुआ तो थोड़ा सा क्या है, मैं बड़ी बहू होने के नाते, मेरा हस्बैंड बड़ा बेटा होने के नाते, हस्बैंड पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा खेती बाड़ी में उनका रुचि पहले से कम रहा। लेकिन मैं जब घर थोड़ा बैकफुट में आ गया आर्थिक दृष्टि से, तो बीड़ा खुद को उठाना पड़ा मेरे को। काहे कि मेरे 4 देवर थे, मेरे बड़े ससुर के बेटे लोग 4 थे, तो वो छोटे छोटे थे, उनके पिताजी खत्म हो गए, उनके माताजी लोग खाली 2 बच्चे थे, तो उनको पढ़ाना लिखाना भी था, उनका शादी विवाह भी करना था, तो मेरे को खुद सामने आना पड़ा। और 17 साल मैं लगातार कृषि की हूँ अपने से, कि कौन सा खेत में कौन सा धान बोना है, कौन सा खेत में कौन सा धान को बोएंगे तो कितने दिन में कटाई होगा, ये सारा काम मैं 17 साल से की हूँ। मैडम खुद खेत जाती थी, मैं रोपा भी लगाती थी, धान भी काटती थी, धान को ढुलाई भी घर करके लाती थी। तो ये स्ट्रगल मेरा बहुत ज़्यादा रहा। और मेरे देवर लोगों को पढ़ाई भी, आज वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, शादी विवाह भी की, उनके आज बच्चे हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, बड़ा परिवार है। तो गोमती जी, आपका पहला जो भाषण था पार्लियामेंट में, क्या अनुभव था? पहला मेरा भाषण था साइना जी, कहे कि मैं रेल को लेकर के उठाई थी, कहे कि मेरे क्षेत्र रायगढ़ जसपुर कृषि क्षेत्र है, उसमें भरमार टमाटर की खेती होता है, उसमें मिर्चे की खेती होता है, उसमें आलू की खेती होता है, उसमें हमारे जसपुर के बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप में हैं। अच्छा, शिक्षा में। और इस विषय को लेकर के मैं बोली थी, दलहन का खेती होता है, तेलहन का खेती होता है, तो क्यों हम लोग रेल लाइन से वंचित हैं, ऐसा मेरा मांग था कि इस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ा जाए। बेशक उद्योग नहीं है हमारे जसपुर में, रायगढ़ में उद्योग है पर जसपुर में उद्योग नहीं है बेशक, पर उसका हकदार वो क्षेत्र है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं ज़रूर पूछूंगी आपको कि जब एक महिला राजनीति में आती है तो वजह क्या है? सत्ता, सिर्फ शासन करना, अपने वोटर्स को रिप्रेजेंट करना, या फिर योजना बनाना पार्लियामेंट के थ्रू? साइना जी, कोई भी काम करने से पहले योजना बनाया जाता है। राजनीति करना केवल पावर ये नहीं होता है, किसी से दिल से किसी का सेवा करना हो तो राजनीति से बेहतर मतलब प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता है। राजनीति में मैं आई हूँ, बेहतर ढंग से गरीबों का, किसानों का, बच्चियों का सेवा मैं कर पा रही हूँ तो शायद इस मंच की वजह से। शायद मैं गांव में रहती, राजनीति में नहीं रहती तो मैं सेवा नहीं दे पाती। मेरा लक्ष्य यही था, काहे कि मैं गरीबी में जी हूँ, इसलिए बढ़िया से जानती हूँ। और शायद मैं चुनाव 2005 में लड़ना शुरू की, 28 साल मेरा उम्र हो रही थी, लेकिन आज तक अगर हार नहीं हारी हूँ तो शायद उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और तो मैं लगातार 17 साल आप जमीनी स्तर पे काम करने के बाद आ गए और इसलिए आपको लगता है आपका अनुभव शायद थोड़ा ज्यादा है? मैडम, मैं 17 साल लोगों के बीच में ही रही। मैं 2005 में चुनाव लड़ी, 2010 में निर्विरोध बीडीसी बन के आई, फिर 2015 में जिला पंचायत की चुनाव लड़ी, फिर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी और लगातार मैं कंटिन्यू 400 से 500 किलोमीटर में लगातार दौरा करती थी और लोगों के बीच में रहती थी। मेरे को कोई भी कार्यक्रम, आज भी मैं एक सांसद के रूप में हूँ और कोई भी कार्यक्रम होता है प्रोटोकॉल फॉलो मैं नहीं कर पाती हूँ।
क्यों? इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि आज मेरे को बुला दें तो मैं, कल का कार्यक्रम है तो आज मेरे को इनविटेशन मिल जाए कि आपको कल आना है तो मैं हाँ बोल देती हूँ। अब मेरे को चाहे 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफर करना पड़े पर मैं प्रेजेंट रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान आप कैसे रखते हैं? साइना जी, जाहिर सी बात है, मैं गांव में पैदा हुई हूँ और गांव का अनाज खाई हूँ। एक मेरा जीवन शैली रहा है 5 बजे सो के उठना। ये मेरा आज से नहीं, सांसद बनी हूँ ये नहीं, मेरे शुरू से मेरा आदत है कि मैं 5 बजे सो के उठना। 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं सैर करना। मेरी खेती बाड़ी भी देखने का रहता था तो मैं पैदल घूमती थी। 3 किलोमीटर में पैदल जाती थी, खेत को देख के आती थी कि कौन सा खेत में पानी है कि नहीं है। 7 बजे तक मैं घर वापस आ जाती थी और 8 बजे मैं अपना नित्य कर्म करके, काहे कि बर्तन उर्तन साफ तो मैं रात को ही करके रखती थी। अभी भी करते हैं? आज तो नहीं, छूट गया है, पर सांसद बनने के बाद, उससे पहले मैं करती थी। तो बर्तन उर्तन तो मैं रात को ही धो करके ठीक कर, काहे कि मेरा एस्टिमेट ही वैसे ही था, तो ऐसे ही मेरा रूटीन था। और फिर राजनीति 10 बजे से शुरू हो जाता था कि लोग का समस्या का समाधान करना, लोगों के बीच जाना। ये 10 बजे से स्टार्ट करते थे और मैं 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में मेरा परिवार। गोमती जी, आपका हॉबी क्या है? मैडम जी, साइना जी, मेरा एक हॉबी रहा है कि मेरे को बहुत जुनून है और मैं हर क्षेत्र में हर विषय को जानने का बड़ा इच्छुक रहती हूँ। अच्छा। मेरे को हर काम करना है। अच्छा। मेरे को हाथी कैसे भगाना है वो टेक्निक भी आता है, तो वो भी तो एक हॉबी है। एक हॉबी वो भी है। मेरे को घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है, कहे कि मैं धान का कटोरा से आती हूँ तो मेरे को चावल बहुत पसंद है जी। तो चावल खाना मेरा बहुत पसंद है और बच्चों के साथ खेलना जी, और बड़ों के साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ जमीन में बैठ करके बात करना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा। और मैं बात करती भी हूँ ऐसे ही। और मैं बड़ा, मेरा परिवार भी वैसे ही साधारण परिवार है जी। आज मैं सांसद हूँ लेकिन आज मेरे परिवार के एक भी व्यक्ति, मेरी भाभी या मेरे देवरा जेठानी या मेरे बड़ी मम्मी, मेरे घर के जो सदस्य है, आज मेरा नाम एक भी जगह वो लोग नहीं लेते हैं कि मेरी बड़ी मम्मी सांसद है, मेरी भाभी सांसद है, कोई नहीं बोलता। अच्छी बात है ये। वो लोग को खाली घर से और मेरे काम से मतलब है। और अंत में एक सवाल कि जो लड़की ग्रामीण क्षेत्र से आज इस कार्यक्रम को, आपकी कहानी को सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्या उनको राजनीति में आना चाहिए और आना चाहिए तो क्यों? आप सबके माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, महिलाओं को, ग्रामीण अंचल के महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये गरीब परिवार, एक मध्यवर्गीय किसान परिवार से बेटी और एक मतलब कम उम्र में भी शादी होके आना, ससुराल में कैसे इतना सारे मतलब इतने सारे मुसीबतों के साथ भी जिंदगी जीना और किसी बात से नहीं घबराना है। आपका एक मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए लोगों का सेवा करने का। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करें, मन लगा के काम करें, दिल लगा के काम करें, सेवा करें लोगों का, तो मंजिल पे आप मिल जाता है लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती जी। तो ये थी गोमती साई की कहानी। आम महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनकी जीवन की जुड़ी दिलचस्प कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार। तो भाई आकांक्षा, सखियों के साथ हमने भी सुना धारावाहिक नेत्री का ये चौथा भाग शाइना एनसी के साथ। जी, और काफ़ी प्रेरणादायक
ये सफर था। बहुत प्रेरणादायक सफर था और इसके साथ साथ संदेश भी एक मिला कि कैसे सब तरफ संभाल कर भी आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, और महिलाओं में ये खासियत कुछ ज्यादा ही होती है ना राजुल जी। अपने साथ ऐसे मत कहो, हमारे जो सखा हैं वो बुरा मान जाएंगे। भाई ये तो अपने अपने सपनों को पूरा करने के और अपने अपने सपनों को आप कितनी तवज्जो देते हैं उसकी बात होती है कि आप कितना उनको कितनी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके सपने। क्योंकि अगर सपने आपको हर तरफ दिख रहे हैं और अगर सपने बाहें फैलाकर बुला रहे हैं तो भाई सपनों के साथ दूर तक जाने की जो बात होती है ना, वो कई बार मन ही में रह जाती है अगर आप अपनी बात सामने वाले से कहते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही राजुल जी। और मुझे पता है आपने ये बात क्यों कही। पता है आज मेरे साथ क्या हो रहा है? आज सुबह भी जब मैं किसी को कुछ समझा रही थी, मतलब मैं कुछ कहना चाह रही थी, अब मैंने अपनी बात पूरे पुरजोर से तरीके से कही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले को फिर भी समझ नहीं आया। और ऐसा ही कुछ थोड़ी देर पहले जब हम आप आपस में बात कर रहे थे, तब भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं कहना कुछ चाह रही हूँ लेकिन आप कुछ समझ नहीं पा रही हैं। अब ये जो बात समझने ना समझने और बात समझाने की जो ये बातें हैं, इस विषय पे हमारी एक श्रोता सखी लिखती हैं कि बात करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई अपनी बात बहुत कम शब्दों में समझाता है और कोई बात को इतना घुमा फिरा के बोलता है कि कई बार सामने वाले समझ नहीं पाते। कुछ इतने वक्ता होते हैं, कुछ इतने अच्छे वक्ता होते हैं कि लोगों का मन जीत लेते हैं और कुछ को बात करने का अच्छा हुनर आता है। अब ये कमेंट पढ़ने के बाद बताओ कि तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? अब मैं कंफ्यूज हो गई कि इनमें से मैं किस कैटेगरी में हूँ। अब जरा सोचना, क्योंकि कई बार इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं होते फिर भी हो जाता है। अब जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बात करना कभी कभी मुश्किल का सबब बन जाता है। मुश्किल का सबब बन जाता है। इन्होंने बात को ही दूसरी तरह से लिया है, जब बिना वजह आप आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ करते हैं, यानी किसी को ऐसी बात कह देते हैं जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए। ऐसे में बातें सार गर्भित हो, विषय के अनुरूप हो और बातों में मिठास हो, बातों में सकारात्मक भाव हो तो बातें मुश्किल नहीं होती बल्कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। हाँ, इन्होंने बात तो कुछ हद तक सही कही है। लेकिन क्या सच में अपनी बात दूसरों से कहना इतना मुश्किल होता है राजुल जी? हाँ, हम क्योंकि इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं, हम ऐसी बातें नहीं करने जा रहे हैं जो जिसे सुनकर तुम्हें आकांक्षा को गुस्सा आ जाए या आकांक्षा जो है वो नाराज हो जाए और मुंह फुलाकर बैठ जाए और माइक पर कहे हम बोलेंगे ही नहीं। ऐसी कोई भी बात हम नहीं करने वाले हैं, बल्कि सीधी सीधी अगर हम कोई एक बात कहते हैं और अगर वो सामने वाला नहीं समझ रहा है या हम कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब ये भी होता है कि कभी कभी हम परिस्थितियां खुद के लिए ही इतनी उलझा लेते हैं कि चाहते हुए भी हम वो बात नहीं कह पाते। ये बात तो है, मुश्किल है। मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या सच में दिल की बात ज़बान पर लाना इतना मुश्किल है? भाई देखो, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ऐसा हो जाता है कि आपके दिल में कुलबुलाहट हो रही है, कह देने की बहुत जोर से इच्छा हो रही है, लेकिन आप अपनी बात कह नहीं पाते। देखो, बहुत नजदीक रिश्ता होता है माता पिता और बच्चे का जी। कितने खुलकर बच्चा अपनी सारी जरूरतें, अपनी सारी बातें मम्मी को बता देता है या घर में पिता को बताता है, घर वालों को बताते हैं। लेकिन कई बार बच्चे कुछ ऐसी जिदें ठान लेते हैं या कुछ ऐसा फैसला लेते हैं किसी कोर्स को लेकर, मुझे यही कोर्स करना है या मुझे यहाँ पढ़ने जाना है या मुझे फला चीज़ खरीदनी है, नई बाइक खरीदनी है, नया फ़ोन चाहिए या कोई कपड़ा चाहिए, अभी चाहिए ही चाहिए, कोई खिलौना चाहिए। और ऐसे में अब दो तरीके हो सकते हैं कि माता पिता या तो जोर से डांट दें, तो कई बार होता है कि भाई जोर से डांटेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, बच्चे और भी नाराज हो जाएंगे या अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्हें बात समझाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये भी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ अगर हम माता पिता की तरफ से कहते हैं ना, उनकी तरफ से ही अगर बात करेंगे तो बच्चों की तरफ से भी तो एक व्यू होता है ना। अब देखिए, 3 अलग अलग सिचुएशन हो जाती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपनी बात वो खुल के
माता पिता से कहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें डांट पड़ने वाली है या हमारी मांग पूरी होगी कि नहीं, हम कहना है तो बस कह देना है। और उसी तरह से माता पिता भी उन्हें उत्तर देते हैं, एक रिप्लाई देना कहते हैं जिसे। वहां पे किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती। अब जब यही बच्चे थोड़े से टीन एज में आते हैं, मतलब वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें अपनी बात करनी मुश्किल हो जाती है। थोड़ी सी उन्हें हिचकिचाहट होने लगती है कि मम्मी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं, या पापा को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। और उसी तरह से माता पिता भी कहीं ना कहीं असमंजस में रहते हैं कि क्या बातें हम अपने बच्चों के सामने डिस्कस करें या उनसे किस तरह की बात कहें। ये बात है आकांक्षा कि जैसे माता पिता को लगता है कि अगर बच्चा कोई खास तरह का की तरफ उसका रुख हो रहा है, कि टेलीविजन में कोई खास तरह की चीजें ज्यादा देख रहा है या नेट पर उसका कुछ खास रुझान हो रहा है, तो माता पिता ये सोचते हैं कि इसे ये बात कहनी तो है, लेकिन किस तरह से कही जाए कि जिसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि बात भी हमारी पहुंच जाए बच्चे तक और उसे बुरा भी ना लगे, उसके मन को चोट भी ना लगे। इसी तरह बच्चों को भी लगता है कि हम किस तरह से ये बताएं कि भाई अब हम बड़े हो गए हैं, तो दोस्तों के सामने हमको इतनी ज़ोर से मत डांटिए, या हमारा बस्ता हर समय आप मत चेक कीजिए आप, और अगर करिए भी तो हमको डांटिए मत, इस तरह से डांटिए मत। तो बच्चे जो है उनको ये बात कहना माता पिता से मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ये तो हमारे माता पिता और बच्चों के बीच की बात हो गई आकांक्षा, लेकिन कई बार रिश्तों में भी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, ये जो बातचीत का ये जो सिलसिला होता है ना राजुल जी, ये हमेशा दो तरफा होना चाहिए। अगर ये एक तरफा होके रह जाता है तो फिर वो बातचीत कहाँ रही। बिल्कुल, है ना। हाँ, जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों के बाद बचपन में खेले भाई बहन, बुआ चाचा मामा के बच्चे, चचेरे भाई बहन अचानक बड़े होकर बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो शुरू में तो होता है कि अरे वाह मिले मिले मिले, और उसके बाद फिर जो एक कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग अपने वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए उन बातों को भूल जाते हैं। बचपन था उस तरह से उसको खुश होकर उस बारे में बात नहीं करते, तो जो सामने वाला है वो सोचता है भाई अब तो बड़ा रिजर्व हो गया है, अब तो बड़ा चुप चुप रहने लगा है, अब कैसे इससे बात करें, क्या कहें इससे। कई बार याद दिलाने की कोशिश की जाती कि याद है जब हम लोग जाते थे और हम लोग खेलते थे, या हम लोग ऐसा करते थे, चुप छुप कर हम लोग अचार चुराते थे, या कुछ ऐसी बातें। अब वो बातें तो वो भूल ही चुके हैं। एक कहते हैं ना, एक अदृश्य सी, हाँ, एक अदृश्य सी दीवार वहां पे रहती है जिसे तोड़ने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की रहती है। और अगर मान लीजिए कि वो पक्ष भूल चुका है उन बातों पर, या अब उसका इतना ध्यान नहीं है, बचपन से आगे निकल चुका है, और आप बचपन को उसी तरह सहेज कर और बड़े प्यार से उसको दोहराते हैं, क्योंकि बचपन की यादें तो बड़ी खूबसूरत होती हैं बेहद, तो बुरा ना माने, क्योंकि हो सकता है सबका अपना अपना तरीका होता है स्थिति को लेने का, तो हो सकता है वो भूल गया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बचपन की यादें झुठला गई हैं। बिल्कुल नहीं। और यही बात लागू होती है दोस्तों के साथ भी और घर के अन्य सदस्यों के साथ भी। अच्छा राजल जी, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम पहले से ही अपने मन में कई तरह की भावनाएं बना लेते हैं, या यूं कहें कि पहले से ही हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ये बात कही, जैसे आकांक्षा अगर ढकुटी तान के और मुंह बंद करके चुपचाप बैठती है तो लगता है कि भाई चुप रहो, गुस्से में है आकांक्षा। जरूरी नहीं, हो सकता है कि आकांक्षा कुछ सोच रही हो। यही तो बात है ना आकांक्षा, लोग समझ नहीं पाते। हो सकता है कोई सोच रहा हो या किसी और बात से परेशान हो, ऐसे में बात का सिरा ही छोड़ देना ये तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप भी चुप और वो भी चुप, दोनों चुप चुप खड़े हो तो फिर कैसे बात, तो बातें कहाँ से शुरू होंगी। और जब बात नहीं शुरू होगी तो संवाद नहीं बनेगा। तो जो एक गर्मजोशी है, या जो एक रिश्ता है, या जो आपके बीच का एक संबंध है, वो थोड़ा सा दरकने लगता है ना? बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है, संबंध है, ये ना दरके, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब बातों का सिलसिला शुरू करना हो तो किसी भी छोटी सी बात से शुरू किया जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि क्या बात करें, या फलाना तो बहुत मतलब अलग हालचाल ही पूछ लीजिए। हाँ, बिल्कुल, वहीं से शुरू कर लीजिए। अच्छा आकांक्षा, एक बात और है, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे अगर थोड़ा सा अनबन हो गई
किसी बात पर कहा सुनी हो गई और बहुत दिनों के बाद मिले, चलो वो कहा सुनी वाली बात आई गई हो गई और काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अब मन में है, जैसे ही सामने पड़ा तो दिमाग में वही बात है कि अच्छा इससे हुआ था कुछ, एक ऐसा झगड़ा सा होते होते बचा था, बहस हो गई थी और उस बहस का जो साया है जो कि होके खत्म भी हो चुकी है, बिल्कुल वो किसी एक के ऊपर रहता है और तब बात अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक चोट इतनी गहरी होती है कि चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसका जो दाग रहता है या जो टीस रहती है वो हमेशा याद बन के रह जाती है। तो कुछ इसी तरह रिश्तों में भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रिश्तों से दूर भागें, या अगर सामने वाला आपका बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है तो ऐसा नहीं है कि अभी वो आपका दुश्मन है, कोशिश कीजिए फिर दोस्ती हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी होती है आकांक्षा, चलते चलते जो कि सबसे बड़ी बात कि हम अपने बुजुर्गों से कई बार कुछ बातें कहने में संकोच कर जाते हैं जी, और ये सम्मान की वजह से भी होता है और कई बार इसलिए भी होता है कि पता नहीं वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, और या कहीं किसी बात का बुरा न मान जाए। हाँ, तो ऐसे में प्यार से बुजुर्गों के पास जाकर अगर उन्हें समझाया जाए तो बात करनी इतनी मुश्किल नहीं है बुजुर्गों के साथ भी, है ना? बिल्कुल। तो सार यही निकलता है कि बातचीत का ये जो दौर है ये शुरू करना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप चाहें तो। और देखिए ना, हम तो बस इस इंतजार में ही रहते हैं कि कब हमें बातचीत करने का मौका मिले और हम शुरू हो जाए। लेकिन ये जो समय है ना राजुल जी, ये कम पड़ जाता है हमेशा। तो भाई समय को तो नहीं रोका जा सकता। अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।